आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल क्लास 8। आज हम भारत की खोज का हिंदी में भारत की खोज का सेकंड लेसन करेंगे। उससे पहले हमने फर्स्ट लेसन करा था जिसमें ये बताया था कि जो लेखक हैं यानी कि जो नेहरू जी हैं, इसके लेखक भारत की खोज के, वो किस तरह से जेल में लाए गए थे। ठीक है, अहमदनगर की जेल में लाए गए थे। वहां पर उन्होंने क्या कार्य किए और समय का, उन्हें घड़ी तो थी नहीं, समय का कैसे ज्ञान होता था। आज पढ़ेंगे उनकी तलाश के बारे में कि उन्होंने फिर क्या करा था। वो बागवानी छोड़कर उन्हें किताब लिखनी शुरू कर दी थी, तो उसमें सबसे पहले उन्होंने लिखा है तलाश। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे कि बीते हुए सालों में मेरे मन में भारत ही भारत रहा, यानी कि मेरे मन में ये था कि भारत ही एक भारत है। इसी बीच में बराबर समझने उसे प्रति अपनी प्रतिका को विश्लेषण की कोशिश करता रहा। फिर उसके बारे में सोचता रहा कि भारत क्या है। मैंने बचपन की ओर लौटकर याद करने की कोशिश की कि फिर मैं अपने बचपन में गया, भाई सोचता रहा कि क्या है। तो मैंने अनुभव किया कि मेरे इस अध्ययन में ऐसा धुंधला सा रूप ले लिया और मेरे ताजा अनुभव ने कैसा संवारा था कि आखिर भारत क्या है। मैं ये जानना चाहता था कि आखिर भारत क्या है, अतीत में कैसी विशेषता को प्रतिनिधित्व करता है, उसने प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया है। ठीक है, कि भारत ने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया, प्राचीन भारत था कैसे उसने अपने शक्ति को दिया, उसी शक्ति को पूरी तरह से खो दिया है। विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के अलावा क्या आज आपके उसके पास ऐसा कुछ बचा है जिसे जानकर कुछ कहा जा सके। यानी कि मैं सोचने लगा था कि भाई पहले भारत क्या था। भारत मेरे खून में रचा बसा था, यानी कि लेखक कहते हैं कि भारत मेरे खून में रचा बसा था। इसके बावजूद मैंने एक भारी आलोचक की नजर से देखना शुरू किया, परंतु फिर भी मैंने एक आलोचन, जैसे आलोचक होते हैं ना कि किसी चीज की आलोचना करते हैं, उसकी बुराई की तरफ देखते हैं, तो मैंने उसे देखना शुरू किया। ठीक है, तो उसमें अवशेषों को उसने देखा नापसंद करता था। तब एक हद तक मैंने पश्चिम के रास्ते में होकर पहुंचा था। मैंने उसी भाव से देखा कि किसी पश्चिम मित्र ने होता देखा। मेरे भीतर एक शंकाएं उठी खड़ी हुई कि क्या मैंने भारत को जान लिया है। फिर मैं सोचने लगा क्या मैंने भारत को आखिर जाना है। लेकिन अगर भारत के पास कुछ नहीं होता तो बहुत जीवन टिकाऊ रहता। अगर भारत के पास कुछ भी नहीं रहता, मैं सोचने लगा, तो भी वो टिकाऊ था। तो बहुत कुछ सार्थक है कि भारत को वजूद के रूप में। तो जैसे मैं भारत के उत्तर पश्चिम में सिंधु घाटी है ना, भारत के उत्तर पश्चिम में मोहनजोदड़ो के टीले पर खड़ा था। तो मेरे चारों एक प्राचीन नगर के यानी कि टीले पर गया था मैं मोहनजोदड़ो में, घर के और आकर बिकती, जिसका समय 1000 वर्ष पहले बताया गया था। कहा जाए तो बहुत 1000 वर्ष पहले का ही है। तो वहाँ की एक प्राचीन और पूर्ण सभ्यता थी। इनके स्थायी टिके रहने के कारण भारतीयपन और यही आधुनिक सभ्यता का आधार था। ये एक विचार आश्चर्यचकित कर दिया। कोई संस्कृति या सभ्यता 6 या 5000 वर्ष तक ही अधिक समय तक बनी रहती है। तो मैंने सोचा कि भी कोई भी सभ्यता है वो सिर्फ 5 या 6000 वर्ष तक बनी रहती है, कुछ अधिक समय तक नहीं बनी रहती। यह बराबर परिवर्तनशील और विकासशील था। फिर उसके बाद क्या था, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया और सागर के बहुत से उसको बराबर निकट संपर्क रहा। यद्यपि भारत ने उन्हें बहुत प्रभावित किया, यानी कि इन देशों ने भारत को बहुत प्रभावित किया। क्यों? क्योंकि यहाँ से बहुत से लोग ऐसे आए थे जो कि यहाँ की खोज करना चाहते थे। मैंने भारत का एक इतिहास और उसके विशाल प्राचीन साहित्य के कुछ अंशों को पढ़ा। यानी कि मैंने, जो लेखक कहते हैं कि मैंने जो भारत है उनके प्राचीन साहित्य को पढ़ा और उनके मस्तिष्क में स्मृति में गहरा प्रभाव डाला। मैंने उन पराक्रमी यात्रियों की और भारत की यात्रा को सुदूर अतीत में यहाँ चीन में, पश्चिम और एशिया से आए थे और अपनी यात्राओं की दास्तान छोड़ गए थे। मैं पूर्वी अंगुकोर, बोरोबुद्र और बहुत सी जगहों में भारत की उपलब्धियों के बारे में सोचने लगा था। फिर मैं क्या करता, मैं वहाँ मोहनजोदड़ो गया तो वहाँ मैं घूमने लगा था। तो मैं उस समय हिमालय पर घूमता रहा, यानी कि फिर उसके बाद हिमालय पर, और वहाँ की जो दंत कथाओं और उसके विचारों को बहुत दूर तक प्रभावित किया। पहाड़ों के प्रति जो मेरा प्रेम था, यानी कि पहाड़े हिमालय पर्वत, तो वो मेरे खून में उनकी और मेरे खून में रचा बचा था, उनकी ओर विशेष आकर्षित था क्योंकि मैं शुरू से ही हिमालय पर रहा हूँ। तो इतिहास के अंकित पहलों की ताजा की इंडस या सिंधु, ठीक है, ये नदियों के नाम है जिसके आधार पर हमारे भारत का नाम इंडिया और हिंदुस्तान पड़ा था। कहा जाता है ना कि हमारे भारत का नाम इन दो नदियों के ऊपर पड़ा है। तो हजारों वर्ष तक यहाँ कपिले और काबिले फौजें आती रही थी। ब्रह्मपुत्र इतिहास से लगभग कटी हुई पुरानी कहानियों में आज भी ये भारत जो है जीवंत है कि भाई फिर ऊपर से पहाड़ों और जंगलों से भरे मैदानों के बीच रमणीय धारा के रूप में ये बहने लगती थी। ठीक है, यमुना जिसके चारों ओर नृत्य करके नाटक से संबंधित करती थी। मैंने वो जो पुराने स्मारक और भागना शेषों को, पुरानी मूर्तियों को, चित्रों को देखा। जैसे मैं महाराष्ट्र में अजंता, एलोरा, एलिफेंटा गुफाओं की ओर मैंने देखा। मैंने आगरा और दिल्ली कुछ समय बाद अपनी खूबसूरत इमारतों को देखा जहां प्रत्येक भारत के अतीत की कहानी कह रहे थे। मैं अपने शहर इलाहाबाद में जन्म हुआ था ना, हरिद्वार में महान स्नान के मेले में जाता था और देखता था कि सैकड़ों और तादाद में लोग आते थे। जैसे जैसे
से वर्ष बीतते गए। गंगा के लिए, भारत के लिए कौनों से आते थे, गंगा स्नान करने के लिए लोग आते थे। तो मेरे अध्ययन की पृष्ठभूमि यात्राओं के दौरान मिलकर मुझे देखने की दृष्टि हुई कि भाई भारत क्या है। मैंने मन की भारत की तस्वीर को देखा, उसे बोध कराया कि मेरे पूर्वजों की भूमि ऐसी जीती है, और हंसते रोते थे, प्यार करते रहे, पीड़ा को भोगते थे, एक साथ जो बुजुर्ग थे हमारे किस तरह से मिलकर रहते थे। ठीक है, सारनाथ में मैंने बुद्ध को पहला उपदेश देते हुए लगभग 2.5 साल देखा कि सारनाथ में दिया था ना उन्होंने, महात्मा बुद्ध ने। तो इस तरह से मैंने कई चीज़ों को वहाँ पर घूमा, कई स्थानों पर, और वहाँ की परंपराओं और वहाँ की संस्कृति को देखा कि भारत क्या है ये जानने की मैंने कोशिश की। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट यहाँ से पढ़ेंगे कि भारत की शक्ति और सीमा क्या है।